असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुर्वी लेखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानामीश पारम न याति। सभी दर्शकों को नमस्कार। सुप्रभातम कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। सुप्रभातम कार्यक्रम के आज के अंक में मैं हूं आपके साथ गवीश द्विवेदी। भारतीय चिंतन मूल्यों एवं ज्ञान परंपरा पर आधारित इस विशेष कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं कालबोधक पंचांग, नैतिक एवं व्यावहारिक शिक्षा से अन्वित सुभाषित, अवगत कराते हैं आपको भारतीय ज्ञान परंपरा से, स्वास्थ्य और योग के माध्यम से समझते हैं जीवन के लिए उपयोगी रहस्यों को, साथ ही सिखाते हैं आपको संस्कृत भाषा। तो अपने इसी कलेवर में सुप्रभातम कार्यक्रम से आपकी सुप्रभात कराने व आज के तिथिवार नक्षत्र को बताने के लिए आइए सबसे पहले कार्यक्रम में देख लेते हैं आज के पंचांग को। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रमी संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष, तृतीया तिथि, बुधवार, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। पंडित इस पद को सुनकर सामान्य रूप से कोई पुजारी या जाति विशेष से संबद्ध व्यक्ति का स्मरण लोग करने लगते हैं, परंतु भारतीय ज्ञान परंपरा में पंडित उसे कहा गया है जो अपने विषय में निष्णात हो, दक्ष हो। कहते भी हैं यो जानाति स पंडितः, अर्थात जो जानता है वह पंडित है। ज्ञानी जन पंडित किसे कहते हैं यही बता रहा है श्रीमद् भगवद गीता से संग्रहित हमारा आज का यह सुभाषित। जिसके समस्त कार्य कामना और संकल्प से रहित है, उस ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले पुरुष को ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। The wise call him a sage, for whatever he undertakes is free from the motive of desire, and his deeds are purified by the fire of wisdom. और कार्यक्रम में अब समय है भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग का। मित्रों, बात जब भारतीय कैलेंडर यानी तिथि पत्र की होती है तो हमारे परंपरागत कालदर्शक तिथि पत्र में प्रयुक्त होने वाले 5 अंग यानी पंचांग का विशेष महत्व माना जाता है। ये पांचों तत्व 5 अलग अलग समय की इकाइयां हैं, जिन्हें तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण के नाम से जाना जाता है। आइए समझते हैं इन 5 अंगों के विषय में हमारे सहयोगी नीतीश भारद्वाज की इस रिपोर्ट के माध्यम से। पंचांग जो भारत का परंपरागत कालदर्शक तिथि पत्र है। तिथि पत्र यानी कैलेंडर में प्रयुक्त होने वाले 5 अंग या 5 भाग ही पंचांग कहलाता है। ये 5 तत्व 5 अलग अलग समय की इकाइयां हैं, जिन्हें तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण के नाम से जाना जाता है। पंचांग में मास या महीना चंद्रमा के अनुसार होता है। अलग अलग दिन पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा के भिन्न भिन्न रूप दिखाई देते हैं। जिस दिन चंद्रमा पूर्ण दिखाई देता है उसे पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा के उपरांत चंद्रमा घटने लगता है और अमावस्या तक घटता रहता है। अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता और फिर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। लगभग 14 व 15 दिनों में बढ़कर पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार चंद्रमा के चक्र के 2 भाग हैं, जिन्हें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कहा जाता है। सबसे पहले जानते हैं पंचांग के पहले अंग यानी तिथि के विषय में।
एक चंद्र मास में 30 चंद्र दिन या तिथियां होती हैं, यानी एक तिथि की अवधि चंद्रमा द्वारा सूर्य के सापेक्ष 12 डिग्री आगे बढ़ने में लिया गया समय है। अगर चंद्रमा और सूर्य के देशांतरों में अंतर 0 डिग्री से 12 डिग्री के बीच है तो उस दिन को पहला चंद्र दिवस या पहली तिथि माना जाता है और इसी तरह ये क्रम आगे बढ़ता है। पहली तिथि और 16वीं तिथि को प्रथमा या प्रतिपदा कहा जाता है। 16वीं तिथि पूर्णिमा के बाद आती है, इसलिए उन्हें एक दूसरे से अलग करने के लिए इन्हें 2 पक्षों में विभाजित किया गया है। शुक्ल पक्ष की बात करें तो यह आरंभ की 14 तिथियों में और कृष्ण पक्ष 16वीं 29वीं तिथियों में होता है। इन तिथियों के नाम है प्रतिपदा यानी प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या। वार सप्ताह का दिन होता है जिसे वासर के नाम से भी जाना जाता है। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और वो हैं रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। सप्ताह के इन 7 दिनों के नाम 7 खगोलीय पिंडों के नाम पर यानी सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि पर रखे गए हैं। बात करते हैं पंचांग के तीसरे अंग नक्षत्र की। किसी निश्चित समय पर किसी निश्चित दिन राशि चक्र के 27 भागों में से एक तारामंडल ही नक्षत्र होता है। नक्षत्र की सीमा 13 डिग्री 20 मिनट होती है। यह मान 360 को 27 से भाग देने पर प्राप्त होता है। प्रत्येक 13 डिग्री 20 मिनट की सीमा पर एक नक्षत्र होता है। इन नक्षत्रों के नाम है अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्र, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषज, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। बात करते हैं योग की। सूर्य और चंद्रमा के देशांतरों के योग को जब 27 समान भागों में विभाजित किया जाता है तब वह योग कहा जाता है। इन 27 योगों के नाम हैं विश्वकंभ, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, वज्र, सिद्धि, व्यतिपात, वारियान, परिघ, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्मा, इंद्र और वैधृत। करणों की कुल संख्या 11 होती है। इन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है, चरकरण और स्थिर करण। चरकरण को 7 भागों में विभाजित किया गया है और वे हैं बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज और विष्टि। इसी तरह स्थिर करण को 4 भागों में विभाजित किया गया है और वे हैं शकुनी, चतुष्पद, नाग और किमस्तुग्न। करण को तिथ्यर्धम करणम के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है कि करण तिथि का आधा भाग होता है। प्रत्येक तिथि में पहला आधा भाग एक करण होता है और दूसरा आधा अगला करण होता है। भारतीय कालगणना में तिथि पत्र में पंचांग का विशेष स्थान है और भारतीय समाज में व सनातन संस्कृति में पंचांग के द्वारा ही शुभ कार्य, नित्य कर्म, अनुष्ठान आदि संपन्न किए जाते हैं। नीतीश भारद्वाज, डीडी न्यूज। भारतीय ज्ञान परंपरा में पंचांग के 5 अंगों को विस्तार से जानने के बाद अब बढ़ते हैं आगे स्वास्थ्य प्रभाग की ओर। शिशु को मां का दूध पर्याप्त मात्रा में मिल पाए, इसके लिए आवश्यक है कि स्तनपान कराते समय मां और शिशु की अवस्था सही हो। कई माताओं की ये शिकायत होती है कि उनके शिशु को पर्याप्त दूध नहीं मिलता। शायद उनका ध्यान इस ओर नहीं होता कि उनके शिशु को स्तनपान कराने का जो तरीका है वह सही है या नहीं। आइए समझते हैं कि शिशु को स्तनपान कराते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और स्तनपान का सही तरीका क्या है। शिशु के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए मां के दूध की विशेष भूमिका होती है। स्तनपान शिशु के लिए तो जरूरी है ही, साथ ही मां को भी इससे कई फायदे होते हैं। मां का दूध जन्म के 6 महीने तक शिशु के लिए संपूर्ण आहार है। जन्म के बाद शिशु को जन्म घुट्टी,
या शहद चटाने की प्रथाएं काफी प्रचलित हैं, जो शिशु के लिए हानिकारक हो सकती हैं। माँ के दूध में कई तरह के एंटीबॉडीज होते हैं, जिससे शिशु में रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित होती है और उसे पूर्ण पोषण मिलता है। माँ का दूध शिशु को पर्याप्त मात्रा में मिले, इसके लिए आवश्यक है कि कुछ बातों का ध्यान रखा जाए। माँ शिशु को ठीक से स्तनपान करा सके, इसके लिए माँ पर किसी तरह का मानसिक तनाव नहीं होना चाहिए। स्तनपान को लेकर कुछ सावधानियाँ आवश्यक है। जितना बच्चा सक्कल करेगा उतना दूध बनेगा, है ना। तो बनने का काम तो एक हार्मोन करता है जिसका नाम प्रोलैक्टिन है, और निकालने का काम एक और हार्मोन करता है जिसका नाम ऑक्सीटोसिन है। तो अगर हमने देखा माँ तनाव में रहे, माँ की कोई हेल्प ना हो, बहुत स्ट्रेस्ड रहे, मेरा दूध आ रहा है नहीं आ रहा है, बच्चा ठीक से बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, फैमिली सपोर्ट नहीं है, वो स्ट्रेस है, उसको काम में लगा दिया गया है, तो ये हार्मोन जो दूध निकालने वाला हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, ये बहुत कम हो जाता है, और जिसकी वजह से बच्चे को दूध मिल नहीं पाता। बन तो रहा है बट निकल नहीं पाता और बच्चे को नहीं मिल पाता। जन्म के बाद पहले घंटे के अंदर ही स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। जन्म से 6 माह की आयु तक केवल स्तनपान कराना चाहिए। शिशु को केवल माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। 6 माह तक शिशु को पानी या कुछ ऊपरी आहार देने की आवश्यकता नहीं होती। शिशु की आवश्यकता अनुसार ही स्तनपान कराना चाहिए। जितनी बार बच्चा चाहे दिन या रात में स्तनपान कराया जाना चाहिए। बोतलों, टीट्स और पेसिफायर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बोतल से दूध पिलाने पर शिशु को संक्रमण का खतरा हो सकता है। गोल्डन आवर की इम्पोर्टेंस की बात करें तो हम जानते हैं कि ये जो गोल्डन आवर है इसमें बच्चा बहुत एक्टिव होता है। तो अगर बच्चे को हम 1 घंटे के अंदर अंदर सक्कल कराते हैं, बच्चा एक्टिव है, वो सक्कल करता है, और एक हार्मोन जो प्रोलैक्टिन है दूध बनाने में काम करता है, और वो 2 घंटे के बाद काम करता है, तो वो शुरुआत हो जाती है दूध बनने की। और जब 2 घंटे के बाद बच्चा सो के उठता है तो उसको वो दूध पूरी मात्रा में मिल जाता है, चाहे कोलोस्ट्रम के फॉर्म में ही होता है, लेकिन बच्चा इरिटेट नहीं होता। लेकिन साथ में बच्चे के साथ कोई अटेंडेंट रहे या हमारे हॉस्पिटल में कोई ना कोई रहे जो कि उसको सपोर्ट कर पाए ब्रेस्ट फीडिंग कराने में, बच्चे को पकड़ने में माँ की छाती के साथ। और सिजेरियन में भी देखा गया है, अगर कई बार ये भ्रांति है कि सिजेरियन है, ऑपरेशन है, तो शायद माँ 1 घंटे के अंदर दूध नहीं पिला सकती है, बट उन केसेस में भी सपोर्ट के साथ बच्चे को 1 घंटे में दूध पिलाया जा सकता है। शिशु को दूध पिलाने के लिए कटोरी व चम्मच का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ये ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि शिशु को दूध पिलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले बर्तन पूरी तरह से साफ हों। शिशु को 24 घंटे में कम से कम 8 बार स्तनपान कराना चाहिए। पूरक आहार 6 महीने के बाद ही शुरू करना चाहिए। 2 वर्ष या उससे अधिक आयु तक पूरक आहार के साथ स्तनपान जारी रखा जा सकता है। माँ या बच्चा बीमार हो तो स्तनपान जारी रखना चाहिए, आहार बंद नहीं करना चाहिए। ये जानकारी आवश्यक है कि शिशु को स्तनपान कराना जितना उपयोगी है उतना ही आवश्यक है ये जानना कि स्तनपान कराने का सही तरीका क्या है। स्तनपान का तरीका सही होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम कह सकें कि बच्चे को पूरा दूध मिल रहा है। इसके लिए हमें 4 बातों का ध्यान रखना है। बच्चे का कान, कंधा और कूल्हा एक लाइन में होना चाहिए, बटक मतलब। दूसरा पॉइंट है कि हमें उसे बटक से सपोर्ट होना चाहिए। तीसरा, माँ के बहुत करीब होना चाहिए बच्चा, ताकि पेट से पेट बच्चे और माँ का मिले। और चौथी चीज़ जो और एक इम्पॉर्टेंट है कि जो निप्पल है इसके लेवल पर बच्चे का नोज़ होना चाहिए। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए मैंने शुरू के 3 महीने तक बच्चे अपना गर्दन नहीं संभाल पाते हैं, वो घूम जाते हैं, है ना, तो क्या होता है अगर मैंने यहाँ से बटक से नहीं पकड़ा हुआ है उनको, तो ये बच्चे घूम जाएंगे। और आप देखिए अगर ये घूम गए और मैंने सिर्फ गर्दन से पकड़ा हुआ है तो बच्चे की गर्दन मुड़ गई है। और मेरे को भी अगर कोई इस तरह से पानी पीने या खाना खाने को कहे तो मैं ये नहीं कर पाऊँगी, थोड़ी देर में थक जाऊँगी। इसी तरह से बच्चे थोड़ी देर में थक जाते हैं और वो छोड़ देते हैं माँ का दूध। हम बच्चे को अगर अपने बाहों के ऊपर रखते हैं तो अगेन जो ब्रेस्ट है वो नीचे को होता है, तो फिर बच्चे को नीचे मुंह झुका के दूध पीना पड़ेगा और फिर वो थक जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की नाक को हम निप्पल के लेवल पे रखें, ताकि बच्चा जैसे ही ब्रेस्ट टच हुए पूरा मुंह खोले और बच्चा पूरा काला भाग अपने पूरे मुंह से ले पाए। 6 महीने के बाद शिशु को माँ के दूध के साथ
संपूरक आहार भी देना उपयोगी है। स्तनपान कराने से माँ और शिशु का संबंध गहरा होता है और शिशु में सुरक्षा की भावना आती है। शिशु को स्तनपान अवश्य कराएं, जिससे आपका शिशु स्वस्थ हो, सेहतमंद रहे। स्तनपान एक तकनीक है जिसे हर माँ को सीखना चाहिए। स्तनपान एक विकल्प नहीं, संकल्प है। आपका शिशु सेहतमंद रहे, इसके लिए उसे स्तनपान अवश्य कराएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और कार्यक्रम में ले लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए सुप्रभातम। भोली भाली मेहनत वाली असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। और विराम के बाद आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम में। योग हमारे जीवन से जुड़े सभी पहलुओं पर काम करता है, इसलिए हम सभी को अपने दैनिक जीवन में योग को अवश्य शामिल करना चाहिए। तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण यौगिक क्रियाएं सीखने के लिए आइए देख लेते हैं आज के इस योग प्रभाग को। आज हम कुछ आसन देखेंगे जिससे हमारा फुल बॉडी वर्कआउट होगा, यानी कि पूरे बॉडी की कसरत होगी। तो आइए देखते हैं। उसमें पहला है अधोमुख श्वानासन, जिसके लिए आप इस प्रकार टेबल टॉप पोस्चर में आ जाएं। फिर धीरे से अपने एड़ियों को जमीन पर टिका के अपने कंधों को इस प्रकार रखें और हाथों को स्थिर रखिए। यहाँ पे इस स्थिति में आकर आप सांस छोड़ेंगे और इसे 6 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और धीरे से फिर नीचे आ जाएं, सांस भरते हुए। इससे आपके हाथ, आपके कंधे, आपका कोर, आपका पूरा बैक, पूरे पैर, सारे मांसपेशियां काम करते हैं और ये उसे मजबूत बनाता है, जिससे आपकी फुल बॉडी एंड्योरेंस बढ़ती है, आपकी क्षमता बढ़ती है, हर मसल काम करता है। दूसरा है त्रिकोणासन 1, जिसके लिए हमें खड़े होना पड़ेगा। पैरों को साथ रखें, हाथों को इस प्रकार अपने बाजू में रखें, धीरे से सांस भरते हुए हाथों को अपने कंधों के समानांतर ले आए और सांस छोड़ते हुए सामने देखते हुए अपने उंगलियों को अपने पैरों पे इस प्रकार टिका दें। अब सांस छोड़ के इस पोस्चर में, इस मुद्रा में 6 सेकंड बने रहें। धीरे से सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले आए और नीचे ले आए। इससे आपके रीढ़ का लचीलापन बहुत ही बढ़ जाएगा, आपके बैठने की मुद्रा, आपकी बॉडी पोस्चर बहुत ही अच्छी हो जाएगी। इसका भी नियमित अभ्यास करें। अब हम तीसरा आसन देखेंगे जो कि हम बैठकर करेंगे, जो है बालासन। इस प्रकार वज्रासन में आ जाएं, धीरे से सांस छोड़ते हुए अपने सर को मैट पे लगाएं और इस मुद्रा में 6 सेकंड बने रहें। सांस भरते हुए धीरे से पूर्व स्थिति में लौट आए। तो इन तीनों आसनों का रोज सुबह 4 से 6 बार हर एक सेट दोहराइए, लगातार करिए और देखिए किस प्रकार आपकी
बॉडी में वर्कआउट करने से चेंजेस महसूस होते हैं। अब बारी है कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जानने की पूज्य गुरु माँ डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। जब शारीरिक बहुत मेहनत मुशक्कत की हो, बहुत भाग दौड़ की हो, बहुत वर्कआउट किया हो, तो बहुत ज़रूरी है रेस्ट। और रेस्ट के लिए ज़रूरी है अमुक पिलो का उपयोग करना, घुटने के नीचे रखा हो, कमर के पीछे रखा हो, ऐसी पोजीशन पकड़ी हो जहाँ आपको बड़ा रेस्टफुल लगे। साइड में लेटना ज़्यादा सही होगा, दोनों में से कोई भी बाजू, मगर रेस्ट सही होना चाहिए। दूसरा बहुत सही होना चाहिए कि अगर आप थोड़ा थोड़ा मील खा लें तो सही रहेगा, एक साथ बहुत ज़्यादा न खाएं। बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा प्रकृति के साथ में थोड़ा घूम आएँ, थोड़ा टहल लें। हर घंटे 100 कदम तो कम से कम टहल ही लेना चाहिए, और खाने के बाद भी थोड़ा 100 कदम चलना बहुत फ़ायदेमंद होगा, पूरे शरीर को उससे रिलैक्सेशन मिलेगी। चौथा, हो सके तो ज़मीन पर बैठना करें, बहुत शरीर को आराम मिलेगा। उठें और उठने बैठने में घुटने को मोड़कर उठे बैठे। कोई चीज़ उठानी हो तो कमर से ना झुके, घुटनों को मोड़कर चीज़ों को उठाएं। ये सब बातों का ध्यान रखें, शरीर में आराम आ जाएगा और वो मेहनत मुशक्कत से फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। नमस्कार। तो योग प्रभाग में शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कुछ योगासनों को जानने के बाद कार्यक्रम में ले लेते हैं एक और अल्प विराम। आप कहीं न जाइए, देखते रहिए डीडी न्यूज़। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। विराम के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है सुप्रभातम कार्यक्रम में। हम सबके जीवन में शिक्षा की भूमिका बहुत अधिक होती है। इसके बिना मनुष्य का जीवन अधूरा होता है। वह पूर्णता कुछ सीख कर ही प्राप्त कर सकता है और सीखने की कोई आयु नहीं होती। इसी उद्देश्य से हम सामान्य जनमानस के लिए दिखाते हैं भाषा शिक्षण प्रभाग को। अपने इस प्रभाग में हम आपको संस्कृत भाषा सिखाते हैं। तो संस्कृत से जुड़े विभिन्न सूक्ष्म व आवश्यक विषयों को जानने के लिए चलते हैं अपने सहयोगी नारायण दत्त मिश्र के पास और जान लेते हैं शुद्ध अशुद्ध से जुड़े कुछ पदों को। संस्कृत पाठशालायै प्रतीक्षारतेभ्यः संस्कृत प्रियेभ्यः दर्शकेभ्यः नमः। अहमस्मि नारायण दत्त मिश्रः। अद्य वयं पुनरपि संयुक्ताक्षरम् आधृत्य अशुद्ध प्रयोगान् शुद्ध्यर्थं जानीमः। आप जानते ही हैं कि लिखने के क्रम के समय हम बहुत बार संयुक्ताक्षरों की वजह से भी उच्चारण में गलती कर जाते हैं। यदि उच्चारण हम ठीक भी कर लेते हैं तो लिखने में हम हमेशा भ्रमित रहते हैं या भ्रांत हो जाते हैं। जैसे विद्या को विद्या, विद्यालय को विद्यालय हम भूल जाते हैं। और तो और हम कई बार विशेष स्थानों, व्यक्तियों से भी इस तरह के उच्चारण देख और सुन लेते हैं और हमारा संस्कार ऐसा हो जाता है और हमें लगता है कि चूंकि किसी ने ऐसा कहा है तो हम भी शुद्ध ही बोल रहे होंगे। जैसे एक प्रसिद्ध उदाहरण है विश्वविद्यालय, जिसे आप अक्सर सुनते होंगे विश्वविद्यालय के रूप में, जो कि गलत है। इसका शुद्ध उच्चारण विश्वविद्यालय ही है।
तो बात यहाँ इतनी सी है कि हम अक्सर ऐसे प्रयोग जब भी करते हैं तो उतना ध्यान नहीं रखते, और बड़ी गलती जिसे आप और हम इंग्लिश में ब्लंडर कहा करते हैं, कर जाते हैं। कुछ और उदाहरणों पर हम ध्यान देते हैं जहां संयुक्ताक्षर हमारे लेखन और वाचन में भ्रम की स्थिति में हमें डाल देते हैं। हमें तो यह कहना चाहिए कि हम अक्षर विन्यास या संयुक्ताक्षर पर प्रमाद कर जाते हैं और लिखने व बोलने में अशुद्ध प्रयोग करने लग जाते हैं। तो जैसे एक शब्द है शुद्ध, जिसे हम और आप शुद्ध, या जहां पर ध पहले और द बाद में, इस रूप में हम प्रयोग करते हैं, और कई बार इसे ही शुद्ध बोल देते हैं, एक द का प्रयोग नहीं करते, अर्ध दकार का प्रयोग नहीं करते। और ऐसे ही एक शब्द है उज्ज्वला, जिसे हम शीघ्रतावश उज्ज्वला ऐसा लिख जाते हैं, जबकि शुद्ध तो उज्ज्वला ही होता है। उज्ज्वला यह शुद्ध रूप है, यह जानने के बाद हम अनुकरण का सिद्धांत चूंकि हम कर लेते हैं, एक संस्कार विशेष आ जाता है। वो संस्कार आता है एक शब्द से, एक शब्द है प्रज्वलन या प्रज्वलित। तो हमें लगता है कि इसमें एक ज अतिरिक्त रूप से, जैसे उज्ज्वला में है, उसी तरीके से हम यदि यहाँ डाल दें तो प्रज्वलित, एक जकार अधिक, इस तरीके से आ जाए तो वो शब्द जो है वो शुद्ध हो गया। तो ऐसे में फिर से हमें बैक टू द बेसिक के सिद्धांत की ओर आना होता है, यानी अक्षर विन्यास या मूल शब्द की ओर हमें अधिक ध्यान देना होता है। और जैसे ही हम इस पर ध्यान दे देते हैं तो हम ये जानते हैं कि उपसर्ग है, उपसर्ग के बाद एक ज्वल धातु है, जैसे प्रज्वल है, प्रज्वलन है तो प्र उपसर्ग है, और ज्वल एक धातु है या शब्द है। तो जैसे ही हम बनाएंगे तो प्रज्वल ही बनेगा, प्रज्वल ऐसा शब्द नहीं बनेगा। चूंकि हम उज्ज्वल ऐसा शब्द बनाते हैं तो वहाँ उत के त को हम ज कर देते हैं, इसीलिए वहाँ उज्ज्वल ऐसा शब्द बनता है। तो हमें ये बड़ा ध्यान रखना होता है कि कहाँ अनुकरण करना है और कहाँ अनुकरण करते वक्त भी ग्रामर का, व्याकरण का ध्यान। तो सीखने का क्रम इसी प्रकार चलता रहेगा, लेकिन कार्यक्रम में अब समय हो गया है आपसे अनुमति लेने का। मुझे व सुप्रभातम की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। आपसे पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।